हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 17 जुलाई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम बेसिकली डिजाइन करी गई है इनोवेशन सेल, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, इन पार्टनरशिप विद सीबीएसई एंड द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स। तो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, ये जो प्रोग्राम है इसे डिजाइन किया गया है आपका इनोवेशन सेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस सीबीएसई प्लस ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स के द्वारा। और बेसिकली है क्या ये प्रोग्राम? तो ये आपका इनोवेटिव एंड वन ऑफ इट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा स्कूल टीचर्स के लिए, और इसके तहत 50,000 स्कूल टीचर्स को ट्रेन किए जाएंगे ऑन द इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजाइन थिंकिंग एक्सेट्रा। एंड फिर जो ये ट्रेंड टीचर्स निकलेंगे इनको डेजिग्नेट किया जाएगा इनोवेशन एम्बेसडर्स के रूप में। तो आप देख सकते हो जो भी आपके टीचर्स को ट्रेनिंग मिलेंगे उसके बाद इनको इनोवेशन एम्बेसडर्स के रूप में बुलाया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोग्राम की? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सब जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इसके तहत आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल सकेंगी चिल्ड्रन को इन द ट्रैवल एरिया, एंड चिल्ड्रंस के क्रिएटिविटी को भी प्रमोट होगा। बिकॉज जब तक आपके टीचर क्रिएटिव नहीं होंगे, टीचर की एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो वो चिल्ड्रन को क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। दैट्स व्हाई इट विल हेल्प टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन ट्रैवल एरिया। एंड अनदर सिग्निफिकेंस की बात करें तो आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी हाल फिलहाल में लाई गई थी, जो कि अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, इसमें भी यंग स्टूडेंट्स को नर्चर करने की बात करी गई है फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल एज क्रिटिकल थिंकिंग एट द स्कूल लेवल। यानी कि स्कूल लेवल पर ही बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कला, क्रिटिकल थिंकिंग करने की कला सिखाई जाए, ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अलाइन करता है। तो हमारी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ये फुलफिल करने का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। एंड स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा सो दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल्स में इंश्योर किए जा सके। तो आप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में सुना होगा। इसमें ये जो एकलव्य स्कूल है इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम दिस प्रोग्राम, दैट इज योर शेयर टैप यानी कि SIATP, और बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन प्राप्त हो सकेंगे टू द ट्रैवल चिल्ड्रन। क्योंकि कहीं ना कहीं एक इश्यू होती है ट्रैवल एरियाज की कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो लैकिंग रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कहीं ना कहीं वो लैक रहता है। सो ऐसे में अगर आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करी जाएंगी तो जो आपके क्वालिटी टीचर्स है वो इन ट्रैवल चिल्ड्रन को मिलेंगे। एंड समग्र शिक्षा अभियान आपने सुना होगा, ये आपका इंटीग्रेटेड स्कीम है जिसके तहत स्कूल एजुकेशन दी जाती है टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एट ऑल द लेवल। एंड द अनदर स्टेप जो अभी लिए गए हैं तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट यानी कि निष्ठा, ये लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके तहत लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव किए जाएंगे एलिमेंट्री लेवल पर, है ना। तो ये 2-3 स्टेप्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं, एज वेल एज वेरियस स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में इनिशिएटिव्स लेते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव है उसका हमने देखा। क्या याद रखना है आपको प्रीलिम्स के लिए? तो आपको SIATP प्रोग्राम के बारे में याद रखनी है कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च करने में जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है वो कौन कौन से है। So let's move to the second article, new curves on insolvency resolution professionals। तो बेसिकली अभी नॉर्म्स चेंज किए गए हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए, और इससे पहले भी आपका ये कुछ रेगुलेशंस या रूल्स चेंज करी गई थी। दैट्स व्हाई इसी से रिलेटेड आपका न्यूज है। तो ये जो नॉर्म चेंजेस हैं इट इज ए पार्ट ऑफ IBPI यानी कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्संस, सेकेंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021। तो इस नॉर्म्स या आपका जो चेंजेस है वो आपका इस रेगुलेशन के तहत आएंगे। तो क्या न्यू नॉर्म्स है उसकी बात करते हैं। तो पहला ये कहा गया है कि जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होंगे अगर उनका कोई लिंक है, कोई रिलेशन है कॉर्पोरेट डेप्टर के साथ या फिर एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स के साथ, तो इनको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इज नाउ नॉट परमिटेड। दैट्स व्हाई ये आपका न्यूज में आया है ना। एंड IBPI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड
ऑफ इंडिया। तो बेसिकली IBBI इन्होंने ऑथराइज करा है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एंड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को to appoint any other professionals that may be necessary to assist in discharge of resolution professionals duty, है ना। तो there will be interim resolution professionals as well as resolution professional जो अपॉइंट कर सकते हैं किसी अदर प्रोफेशनल को जो नेसेसरी हो सकते हैं टू असिस्ट द फंक्शन ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। एंड ये तभी अलाउ किए जाएंगे जब सर्टेन कंडीशंस मीट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक्सप्लिसिट प्रोहिबिशन होगा ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटिव्स ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एंड पास्ट 5 years ऑडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर। ये सब आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाए जाएंगे। तो बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या होगा इस न्यू नॉर्म्स में जो चेंजेस की गई हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो इससे होगा ये कि जो फेयर बिजनेस डीलिंग्स एंड ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जाने पहचाने वाले होते हैं, तो इससे आपका कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी पर दिक्कत आता है। तो एक प्रकार से फेयर डिसीजन फेयर जस्टिस की बात कहीं ना कहीं वहां नहीं नजर आएगी अगर कहीं भी या किसी भी प्रकार का लिंकेजेस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के साथ जो आपके कॉर्पोरेट डेप्टर्स का होगा अगर तो। एंड एलिमिनेट पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। और अगर हम बात करें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की, तो इस कोड के तहत टाइम बाउंड प्रोसेस प्रोवाइड की जाएगी जिसके तहत जो इंसॉल्वेंसी वाले इश्यू हैं कॉर्पोरेट डेप्टर्स के उसको रिजॉल्व किया जाएगा विद इन 330 यानी कि 330 डेज। और याद रखना इंसॉल्वेंसी का मतलब ये हुआ कि कोई डेप्टर ने पैसे लिए थे और अल्टीमेटली उसने पे नहीं किए या तो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट फ्रॉम द ड्यू डेट, तो हम उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। और इंसॉल्वेंट के लिए बेसिकली कोई लीगल अथॉरिटी लाइक कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि हाँ ये पे नहीं कर सकता, तो आप उसे इंसॉल्वेंट कहोगे या उस कंपनी को इंसॉल्वेंट कहोगे जो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अपने ड्यू डेट पर पे नहीं करता है। तो IBBI इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2016 में अंडर द IBC फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड। तो बेसिकली IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2016 में अंडर द IBC फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड। सिंपल याद रखना है कि IBBI आपका स्टेट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, 2016 में से लाया गया था। एंड ये जो कोड है वो कंसोलिडेट करती है, अमेंड करती है लॉज को विच रिलेट्स टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस। इससे पहले आपको ही पता है सरफाइसी एक्ट ऑपरेट होती थी, है ना। और अभी क्या होगा कि आपका ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है ये कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी वाले मैटर्स को डील करती है। देयर इज आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल IP जिसको कहते हो जो अपॉइंट किए जाते हैं टू डील विद द डेप्टर्स जिन्होंने लोन या इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे नहीं किया है ना, सो दैट मैक्सिमम जो रिटर्न बैंकों को आ सके अगर कोई कंपनी या कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंट हो रहा है तो, है ना। इसके तहत बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, है ना, कि आपका जो पेमेंट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है या फिर प्रिंसिपल माफ कर दिया जाता है। वो सब डिपेंड करते हैं कि क्या रिजोल्यूशन प्लान आता है ना। एंड ये प्रीलिम्स के लिए आपको क्या याद रखने हैं, तो प्रीलिम्स के लिए IBBI के बारे में आपको 4-5 पॉइंट पता होने चाहिए कि IBBI एक स्टेट्यूटरी बॉडी है और आप हमें बताइए कि IBBI को चेयर कौन करता है और अल्टीमेटली इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको याद रखने हैं। और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाँ, ये याद रखना है कि ये जो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है इसको विद इन 330 डेज के भीतर आपका जो भी आपका इश्यू है कॉर्पोरेट डेप्टर्स का, है ना, उसको टाइम बाउंड में उसको सॉल्यूशन निकालना है। So let's move to the third article. Union Minister for Labour and Employment chaired 7th BRICS Labour and Employment Ministers meeting. तो इंडिया ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग को, जो व्यूज एक्सचेंज करेंगे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द ग्लोबल लेबर मार्केट, है ना, कि जो आपका जो वैश्विक लेबर मार्केट है उसका या उस पर जो कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ है वो क्या हुआ है वो डिस्कस किया जाएगा। एंड साथ ही साथ एग्री भी होंगे स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पर बिटवीन द ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज। एंड सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द मीटिंग की बात करें तो इसमें आपका ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है और
इस डिक्लेरेशन का 4 की फोकस एरिया है, जिसमें आपका क्या है, पहला प्रमोटिंग सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट एमंगस्ट द ब्रिक्स नेशन, है ना, कि जो आपके ब्रिक्स नेशन के बीच है जो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को बूस्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, है ना, एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन द लेबर फोर्स, तो वोमेन के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने की भी बात कही गई है लेबर फोर्स में, एंड जिस एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के ऊपर भी कुछ बातें हुई है। जिस एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स वे वर्कर्स हो गए जो आपके डिलीवरी वाले काम करते हैं, सर्विसेज डिलीवरी करते हैं, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स कंपनीज के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजन, जोमेटो, डिलीवरी बॉय, ये सब आपके जिस एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स ही आ जाते हैं। ब्रिक्स की बात करें तो ये जो आपके ब्रिक्स हैं इसमें आपके 5 नेशन आ जाते हैं। पहले तो ये 4 नेशन ही हुआ करते थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये 5 नेशन आ गया था। तो ये जो लीडर हैं, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये जो लीडर हैं ब्रिक देश के, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये पहली बार मीट करी थी संत पीटर्सबर्ग रशिया में जुलाई 2006 में, और उसके बाद आपका फर्स्ट ब्रिक्स समिट होता है, ब्रिक्स नहीं, फर्स्ट ब्रिक्स समिट होता है आपका येकाटेरिनबर्ग रशिया 2009 में। फिर आपका ब्रिक ग्रुप को ब्रिक्स ग्रुप में रिनेम किया गया बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड साउथ अफ्रीका एज ए फुल मेंबर एक्सेप्ट करी गई थी 2010 में। एंड ब्रिक्स द टुगेदर मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज, जैसे कि आपके जो ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इन सबको एक साथ लाता है, विच रिप्रेजेंट 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये सब याद रखने हैं आपको मेंस के लिए। ब्रिक्स रिप्रेजेंट 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, हैविंग 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी एंड 16% शेयर वर्ल्ड ट्रेड में ये आपके ब्रिक्स नेशन ऑक्युपाई करते हैं, और ये आपका वर्ल्ड बैंक 2019 डाटा के अनुसार है। तो ये ब्रिक्स के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा आपका तो आपको बेसिक लिखने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको याद रखना है कि ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस तो एक यही है कि रिप्रेजेंट 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का हो या फिर यूँ कह सकते हो सोशल इम्पैक्ट या कोई भी इश्यूज आएंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स नेशन को इन्वॉल्व करना, शामिल करना, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सो वी हैव डिस्कस दिस, और प्रीलिम्स के लिए ब्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, और इसमें आपको फाउंडेशन कब हुआ था याद रखना है। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो आपका सेंट पीटर्सबर्ग रशिया, यहाँ पर आपका ईयर 2000 में आपका बना था। और ये जरूर याद रखना कि साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ था, है ना, फुल मेंबर 2010 में साउथ अफ्रीका। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Ministry of Power releases 9th integrated ratings of state power distribution utilities। ये जो रेटिंग्स निकाली गई है ये आपका ICRA, दैट इज योर इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एनालिटिक्स लिमिटेड, एंड केयर एडवाइजरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिमिटेड, दैट इज योर कार्ड, इन सबों के द्वारा ये आपका रेटिंग्स निकाली गई है, और जो कंसल्टिंग आर्म्स ऑफ ICRA रेटिंग्स एंड केयर रेस्पेक्टिवली। तो ये जो आपका देख रहे हो दैट इज योर ICRA, यहाँ पर आप जो देख रहे हो, है ना, ये कंसल्टिंग आर्म है ICRA रेटिंग्स का, और ये जो आप देख रहे हो केयर एडवाइजरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिमिटेड, दैट इज योर कार्ड, ये भी आपका कंसल्टिंग आर्म है केयर का। तो आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है, बेसिकली आपको इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए, फाइंडिंग्स निकल कर आए, आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। ये जो रेटिंग्स लाई गई है बेसिकली इसकी मदद से बैंकों को एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मदद मिलेगी कि वो अपने रिस्क को एसेस कर सकते हैं जब भी वो लैंड करते हैं टू द डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, यानी कि आपके पावर डिस्कॉम्स हो गए जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, एक तो बनाते हैं एक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। और ये जो रैंकिंग लाई गई है डेफिनेटली वो उनके बोरोइंग को इम्पैक्ट कर सकता है फ्रॉम द स्टेट ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। एंड की फाइंडिंग्स की बात करें तो पहली फाइंडिंग ये है कि जो लॉसेस हैं स्टेट ऑन्ड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, याद रखना ये स्टेट ऑन्ड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, इनके जो लॉसेस है वो ड्रॉप हुई है, कम हुई है बाय मोर देन ए थर्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, टू Rs 38,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2020। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर 2020 में आपका जो लॉस हुआ है वो इतने करोड़ रुपीज का हुआ है, बट एक पॉजिटिव न्यूज है कि जो लॉस है वो ड्रॉप हुई है बाय मोर देन ए थर्ड।
एंड जो गैप है बिटवीन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाउट एंड द सप्लाई वो भी कम डाउन हुई है, यानी कि कम हुई है। एंड 5 स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज ऑफ गुजरात में 4 हो गए, हरियाणा में 1 हो गए, है ना। तो 5 स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, गुजरात में 4 ले लो, हरियाणा का 1 ले लो। इन्होंने टॉप किया है रेटिंग को फॉर ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी पैरामीटर। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं डिस्कॉम कंपनीज के हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कर्ज के नीचे दब जाते हैं और इसके कारण ये इनका हमेशा लॉस होते रहता है। तो कहीं ना कहीं इनके लॉस को खत्म करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे। फॉर एग्जांपल उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय, इसे 2015 में अप्रूव करी गई थी एंड ये फाइनेंशियल टर्न अराउंड ऑफ डिस्कॉम्स पर फोकस करता है ना, यानी कि जो लॉस ये फेस कर रहे हैं उसको लॉस से प्रॉफिटेबल बनाया जाए डिस्कॉम्स को। दूसरा है आपका आत्मनिर्भर डिस्कॉम पैकेज। तो बेसिकली आत्मनिर्भर डिस्कॉम पैकेज की बात करें तो इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी ऑफ 90,000 करोड़ वाया पावर फाइनेंस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ये जो आपका पीएफसी है दैट इज योर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन लोन्स। तो लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन लोन्स इनको दिए जाएंगे, है ना। इसका मतलब लिक्विडिटी इन्फ्यूज करी जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज योर रिफॉर्म्स बेस्ड एंड रिजल्ट्स लिंक्ड रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ये भी चलाई जा रही है। रिफॉर्म्स बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। एंड यहाँ पर आप देख लो ये जो आपका रेटिंग्स आया है, यहाँ पर किस वे में रेटिंग दी गई है। वैसे आपके प्रीलिम्स के लिए कोई काम की नहीं है। बिटवीन 80 से 100 A+ ग्रेड है, नंबर ऑफ यूटिलिटीज 5 है एंड ग्रेडिंग डिफिनेशन में क्या आ रही है आपका वेरी हाई ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी। बिटवीन 65 से 80 के बीच करिए तो ग्रेड आपका ए हो गया है। नंबर ऑफ यूटिलिटीज 3 है इसके अंतर्गत एंड हाई ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी का टैग मिला है इनको। बिटवीन 50 से 65 B+ का टैग है एंड नंबर ऑफ यूटिलिटीज 10 है और इसके अंतर्गत जो ग्रेडिंग डेफिनेशन है आपका मॉडरेट ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी। बिटवीन 35 एंड 50 इसमें जो आपका ग्रेडिंग है बी और नंबर ऑफ यूटिलिटीज 6 है एंड इट कैटेगराइज्ड एज बिलो एवरेज ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी। एंड बिटवीन 20 एंड 35 जिसमें आपका ग्रेडिंग है C+, नंबर ऑफ यूटिलिटीज आप देख सकते हो 9 है, लो ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी। बिटवीन 0 to 20 ग्रेडिंग देखो आप C है, नंबर ऑफ यूटिलिटीज 8 है एंड इट कम्स अंडर वेरी लो ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी। तो वी हैव डिस्कस्ड दिस एंड प्रीलिम्स के लिए एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है और आपको जो याद रखने हैं मेंस के लिए वो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स जो हमारे स्टेट डिस्कॉम कंपनीज या पावर डिस्कॉम कंपनीज के होते हैं, कुछ चैलेंजेस जो होते हैं। फॉर एग्जांपल लॉस होता है उनको बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन केबल, है ना। साथ ही साथ बिजली चोरी आपने सुना होगा। ये सब कुछ इश्यू हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम कंपनीज के पास होती है ना। और यूँ कह सकते हो कि कंज्यूमर की तरफ से टाइमली बिल पे नहीं होता है, तो ये भी कंसर्न है जिस कारण उनको जो भी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी खरीदी होती है उनको पे करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज आप अपने आप से ही हाईलाइट कर सकते हो और क्या स्टेप्स लिए गए हैं ये आपको मेंस के लिए याद रखना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। एमिंग फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट न्यू इनिशिएटिव्स इन बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी 2021, ये BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा लॉन्च करी गई है। तो बेसिकली अगर एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो साफ साफ कॉमन आम भाषा में बोले तो इसका मतलब ये हुआ कि लेस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए टू परफॉर्म द सेम टास्क। जैसे आप बोलते हैं कि भाई साहब ये एफिशिएंट बाइक है, तो एफिशिएंट बाइक क्यों है? बिकॉज कम पेट्रोल खर्च करती है और उस ज़्यादा माइलेज देती है, तो वो एफिशिएंट बाइक हो गई। उसी प्रकार से एनर्जी एफिशिएंसी जिसमें आपका हम लेस एनर्जी इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म द सेम टास्क, चाहे रनिंग मशीन हो, रनिंग फैक्ट्री हो, कुछ भी, है ना। और वो होगा क्या, तो जो एनर्जी वेस्ट है उसको कहीं ना कहीं बचाएगा। और इसमें आपका कुछ इनिशिएटिव जो आते हैं वो आप देख लो। पहला है स्पेसिफाइंग कोड कंप्लायंस अप्रोचेज एंड मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग सर्विसेज। एंड जो दूसरा है वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क जिसमें आपका इको निवास सामहित 2021 ये लाया गया था। साथ ही साथ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म एज ए लर्निंग टूल, है ना, यानी कि वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म लेकर आई गई एज ए लर्निंग टूल। एंड वी हैव द ऑनलाइन स्टार रेटिंग टूल फॉर एनर्जी इफिशिएंट होम्स, यानी कि जो एनर्जी इफिशिएंट होम्स है उनको स्टार रेटिंग दी जाएगी, है ना। इट विल बी ऑनलाइन टूल, है ना। बेसिकली एनालाइज किया जाएगा कि घर में क्या है, उस हिसाब से आपको रेटिंग दी जाती है। एंड ट्रेनिंग ऑफ ओवर 50,000 आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स।
एंड देख सकते हो बिल्डिंग सेक्टर की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का भारत में आफ्टर द इंडस्ट्री। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रीलिम्स के लिए। बिल्डिंग सेक्टर इज सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया आफ्टर इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड आपका बिल्डिंग सेक्टर हो गया। एंड एक्सपेक्टेड टू बिकम द लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर बाय 2030। तो अभी है नहीं लेकिन 2030 तक आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एनर्जी का डिमांड काफी ज्यादा होने वाला है ना। एंड अगर बात करें ईसीबीसी कोड की, तो ये आपका 2017 में रिलीज करी गई थी और इसमें आपका मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड्स सेट किया जाता है फॉर कमर्शियल बिल्डिंग जिनके पास कनेक्टेड लोड होगा 1000 किलोवाट का या फिर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड होगा आपका 120 केवीए एंड अबव। तो बेसिकली केवीए आपका पावर का यूनिट है। एंड नेक्स्ट वन इज योर इको निवास संहिता 2018। तो ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड इसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च करी गई थी विद द एम कि ऑक्यूपेंट्स एज वेल एज एनवायरनमेंट दोनों को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए बाय प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द होम्स या फिर अपार्टमेंट्स या फिर टाउनशिप जो भी है उसमें आपका एनर्जी एफिशिएंसी इनेबल करी जाएगी। और अगर बीईई की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका बीईई। इसे 2002 में स्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ये जरूर याद रखना है, 2002 में स्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इन द एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। याद रखना है ना, टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। दैट्स व्हाई इनका ही इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया गया है, आप देख रहे हो है ना। तो ये इनकी जो ऑब्जेक्टिव है उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये समय समय पर आपकी इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। और बीईई रेटिंग्स आपने सुना होगा, स्टार रेटिंग्स वाला कंसेप्ट वो इन्हीं का होता है ना। जैसे बल्ब पर आपने देखा होगा बीईई का मुहर लगा हुआ होता है। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने एड्रेस किया है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल राउंड टेबल को, जिसके तहत मैक्सिमाइजिंग इंडिया सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ एज ए ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर यूएस इन्वेस्टमेंट। तो इस टॉपिक पर डिस्कशन हुआ है बेसिकली, दैट्स व्हाई ये आपका न्यूज में है। तो अगर हम बात करें यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की, तो इसे 1975 में बनाई गई थी एंड ये आपका बिजनेस एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनलाइटन करती है, इनकरेज करती है प्राइवेट सेक्टर्स को बोथ इंडिया एंड यूएस टू इनहांस द इन्वेस्टमेंट फ्लोज, है ना। इन्वेस्टमेंट तेजी से आए इसके लिए क्या काम किया जाए, है ना। प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज करे जाएंगे, है ना। यूएस के प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज करे जाएंगे, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज करे जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ एक दूसरे देशों में। इट कनेक्ट्स द टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड एंड इंस्पायर्स सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू बिजनेस चैलेंजेस, चाहे वो लोकल चैलेंज हो या ग्लोबल। नाउ नेक्स्ट वन इज योर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक। एपेक काफी ज्यादा न्यूज में रहता है और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इंडिया मेंबर नहीं है, पहली बात तो यही याद रखना है आपको, है ना। और थोड़ा मैप देख लो आप, ये है आपका पूरा, ये देख लो इंडिया है यहाँ पर, मैप इंडिया नहीं है लेकिन और सब देख सकते हो जो आपके एपेक के मेंबर है ना। वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया, रशिया है, चाइना है, कोरिया, जापान, चाइनीज तापई, हांगकांग भी है और फिलीपींस भी है, पपुआ न्यू गिनिया, ब्रुनई एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, पेरू, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा। आपको ये सारे नाम याद नहीं रखने हैं, सिंपली आपको याद रखना है कि आप देख सकते हो इंडिया नहीं है, चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन में लगभग आपको मिल जाएंगे, है ना। साथ ही साथ जो ये आप देख रहे हो अटलांटिक ओशियन के जो आपके कोस्टल स्टेट्स हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं मेंबर है। तो 1 2 5 6 नाम आपको याद रखने हैं, उसके अलावा नहीं। बस इतना जरूर याद रखना है कि इंडिया नहीं है, चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया के कुछ नेशन जो है वो भी सदस्य है। और बेसिकली इश्यू ये आई है बिकॉज लीडर ऑफ द एशिया पैसिफिक ट्रेड ग्रुप एपेक, इन्होंने प्लेज किया है कि वो एक साथ वर्क करेंगे सो दैट कोविड-19 वैक्सीन के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, है ना, सो दैट ग्लोबल पैंडेमिक को फाइट किया जा सके। दैट्स व्हाई एपेक न्यूज में है। तो एपेक की बात करें तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है और ये रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, रीजनल इकोनॉमिक फोरम established in 1989 to leverage the growing interdependence of the Asia Pacific। यानी कि एशिया पैसिफिक के ऊपर जो डिपेंडेंसी बढ़ रही है एक दूसरे देशों के ऊपर, उसका फायदा कैसे उठाया जाए, है ना, ट्रेड में, है ना, टूरिज्म में, इन सबों में ये फोकस करता है। एंड इट एम्स टू क्रिएट ग्रेटर प्रोस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ द रीजन। कैसे? तो बैलेंस्ड, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इनोवेटिव एंड सिक्योर ग्रोथ कर एंड बाय एक्सेलरेटिंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन
एंड एपेक हैज 21 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग इंडिया। याद रखना है आपको, 21 मेंबर जरूर याद रखना है। इंडिया नहीं है, जरूर याद रखना है। चाइना है, जरूर याद रखना है। पाकिस्तान नहीं है, ये जरूर याद रखना है। एंड नेक्स्ट वन इज योर अफ्रीकन ओपन डील, दैट इज योर डाटा फॉर द एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव, है ना। ये जो इनिशिएटिव है, इसके तहत अफ्रीका पहला कंटिनेंट बन गया है जो कंप्लीट करेगा कलेक्शन ऑफ एक्यूरेट, कंप्रिहेंसिव एंड हार्मोनाइज्ड डिजिटल लैंड यूज को, एज वेल एज जो लैंड यूज चेंज डाटा उसे भी, है ना। यानी कि जो भी लैंड यूज चेंज से रिलेटेड डाटा है उसको कंप्लीटली कलेक्ट करने वाला है। ये काफ़ी कंप्रिहेंसिव डाटा होगा, है ना। एंड बेसिकली ये जो डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इनिशिएटिव है वो लेड की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्लस अफ्रीकन यूनियन कमीशन के द्वारा। एंड इसके तहत रिवील हुआ है कि जो 7 बिलियन ट्रीज है दैट इज आउटसाइड द फॉरेस्ट, है ना। तो ये रिवील हुआ है आपका कि आपका आउटसाइड फॉरेस्ट वी हैव द 7 बिलियन ट्रीज एंड डिस्क्लोजेस मोर फॉरेस्ट एंड अरेबल लैंड दैट वेयर प्रीवियसली डिटेक्टेड। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन, उड़ान, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 8 नए रूट्स लॉन्च कर दिए हैं अंडर द उड़ान स्कीम, सो दैट एरियल कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके फ्रॉम मध्य प्रदेश टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। एंड उड़ान स्कीम की बात करें तो ये आपका कंपोनेंट है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का, एंड इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट काइंड स्कीम। ऑब्जेक्टिव है ये रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करना बाय ब्रिंगिंग द स्मॉलर सिटीज एंड टाउन ऑन एयर मैप ऑफ द कंट्री, है ना। इनको एयर एक्सेसिबिलिटी कनेक्टिविटी प्रदान किए जाए वाया मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी याद रखना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड फोकस ऑन प्रायोरिटी एरियाज, प्रायोरिटी एरियाज पर फोकस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिली स्टेट्स, आइलैंड्स, इन सब पर फोकस होगा, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, उमंग ऐप, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। ये है आपका उमंग ऐप। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इन्होंने इनेबल किया है मैप सर्विसेज को उमंग ऐप में वाया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द मैप माई इंडिया। तो उमंग की बात करें तो ये आपका यूनिफाइड, सिक्योर, मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टीलिंगुअल, मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है। और इसके तहत सीमलेस इंटीग्रेशन विद आधार एज वेल एज अदर एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, जैसे डिजी लॉकर एंड पे गवर्नमेंट ऐप, पे गॉव ऐप। आपने इसे यूज किया होगा तो आपको पता होगा। तो मैप माई इंडिया की बात करें तो ये आपका प्रोडक्ट है इंडिजीनियस कंपनी जो फाउंड की गई है एंड हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया में ही है 1995 में। और ये डिजिटली मैप्ड करता है इंटायर कंट्री को। आपने मैप माई इंडिया का वेबसाइट भी देखा होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, चाइनाज इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। तो चाइना का जो नेशनल कार्बन मार्केट है विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, जहाँ पर इमिशन ट्रेड जो भी इमिशन किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, है ना, जिसने कम इमिट किया है तो वो उनको बेनिफिट मिलेगा बिकॉज वो उनको पैसे मिलेंगे और बदले में वो क्रेडिट मिलेगा उन्हें, है ना। इट इज़ सिंपली जैसे आपका जो शेयर मार्केट में कैपिटल जो आपके इक्विटी का शेयर खरीद बिक्री होते रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्या होता है कि जिसने अचीव किया है इमिशन टारगेट को और उसको जो सर्टिफिकेट मिलती है उस सर्टिफिकेट का ट्रेडिंग होता है ना। तो चाइनाज नेशनल कार्बन मार्केट जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम अभी इससे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो अगर हम बात करें इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम की तो ये मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होंगे। इसके तहत इंसेंटिव्स क्रिएट होती हैं टू रिड्यूस द इमिशन। एंड जो इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट करता है बाय फैसिलिटेटिंग इमिशन रिडक्शन, जहाँ पर चीपेस्ट होगा टू अचीव देम। एंड पॉल्यूटर्स जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली फाइंड करते हैं, जिनको इमिशन रिड्यूस करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो वो क्या करेंगे, इस प्लेटफॉर्म पर आके इमिशन अलाउंसेस खरीद लेंगे, है ना, जिन्होंने इस सफलता को हासिल किया है। एंड किसान सारथी की बात करें विच इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो ये किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करी गई है ज्वाइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च फाउंडेशन डे। एंड ये फैसिलिटेट करते हैं फार्मर्स को कि उनको राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर मिले इन द डिजायर्ड लैंग्वेज। एंड इट ऑल्सो एम्पावर्स द फार्मर्स, जिसमें आपका टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस होते हैं, साथ ही साथ रीच फार्मर्स इन द रिमोट एरिया। एंड फार्मर्स इसके तहत अवेल कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड एडवाइजरीज ऑन एग्रीकल्चर एज वेल एज एलाइड एरियाज डायरेक्टली फ्रॉम साइंटिस्ट ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म। एंड हाईली वैल्यूएबल होगा ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एजुकेशन एंड रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ ICR को।
नाउ लेट्स मूव टू द रिवर न्यूज। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने गैजेट नोटिफिकेशन इश्यू किया है फॉर द जुरिडिक्शन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एंड बेसिकली ये जो बोर्ड होगा वो प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड अथॉरिटी एंड पावर टू द टू बोर्ड्स, यानी कि ये जो आपके नोटिफिकेशन इश्यू करे गए हैं ये आपका रिक्वायर्ड अथॉरिटी एंड पावर प्रोवाइड करेगा टू दीज टू बोर्ड, दैट इज योर कृष्णा मैनेजमेंट बोर्ड, गोदावरी मैनेजमेंट बोर्ड फॉर द लिस्टेड प्रोजेक्ट इन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर इन द टू स्टेट, दैट इज योर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिवर बोर्ड का एज वेल एज एपेक्स काउंसिल फॉर द सुपरविजन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ दिस बोर्ड्स, ये आपका रखा गया है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, प्लेसेस इन न्यूज। अमेजन बेसिन, इसके बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो अमेजन बेसिन के बारे में न्यूज इसलिए आई है बिकॉज एज पर द स्टडी जो जर्नल नेचर में प्रोड्यूस हुई है, पब्लिश हुई है, अमेजन फॉरेस्ट विच इज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करना शुरू कर दिए हैं इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग कार्बन इमिशन। ये देख लो उल्टा ड्रामा चल रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बजाय यहाँ पर इमिट हो रहा है ना। वो हो इसीलिए रहा होगा बिकॉज डिफोरेस्टेशन, और कोई बात है नहीं, है ना। तो सिग्निफिकेंट डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर हैज टर्न्ड द फॉरेस्ट इनटू ए सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक का काम करती थी एंड बिकॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर ये सोर्स ऑफ CO2 बन रही है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका अमेजन है एंड देयर इज अमेजन रिवर, है ना। और आपको प्रीलिम्स के लिए ये याद जरूर रखने कि अमेजन बेसिन कौन से कितने स्टेट्स में फैले हुए हैं। तो वैसे तो मेरे को जहाँ तक याद है 8 स्टेट्स हैं, लेकिन 8 स्टेट कौन कौन से ये जरूर याद रख लेना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, पोर्ट ऑफ ब्रिस्ट फ्रांस में है। तो एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग ओवरसीज डिप्लॉयमेंट INS तबर एंटर्ड द पोर्ट ऑफ ब्रिस्ट, दैट वाई पोर्ट ऑफ ब्रिस्ट आपका न्यूज में है। कहाँ पर है ये आपका पोर्ट ऑफ ब्रिस्ट, ये देख लो फ्रांस है ना। फ्रांस के आपके वेस्टर्न कोस्ट में देख लो, यहाँ है आपका पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फ्रांस में, दैट्स वाई ये आपको याद रखना है, पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फ्रांस में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ताशकंद। ये तो आपका उज्बेकिस्तान का कैपिटल है, आपको भी पता है ताशकंद, है ना। तो 40 नेशंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी सेंट्रल एंड साउथ एशियन रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, और अभी हो ही रही है ताशकंद में। एंड इसी दौरान इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जो कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स है वो रेस्पेक्ट करे सोवरेनिटी को एंड शुड नॉट लीड टू डेवलप ट्रैप, जो चाइना कमाल करते रहता है। दैट्स वाई तो याद रखना है आपको ताशकंद रीजन और उज्बेकिस्तान, और यहाँ पर अभी क्या हो रहा है आपका सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज कॉन्फ्रेंस, इसी के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रहा है आपका 40 नेशंस का। एंड नेक्स्ट वन इज योर गांधीनगर गुजरात। तो इंडियन PM ने इनॉग्रेट किया है इंडिया फर्स्ट रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन, है ना। रीडेवलप्ड, दोबारा इसको रेनोवेट करके इसको इनिशिएट किया है गांधीनगर में, एंड एम्फेसाइजिंग द नीड टू टर्न द एसेट्स ऑफ इंडियन रेलवेज इनटू ए सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इन सबसे बेनिफिट क्या होंगे कि जो एसेट है इंडियन रेलवेज के वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सेंटर बनेगा। यहाँ पर इस वे में इसको रेनोवेट किया गया है कि हो सकता है अट्रैक्शन जो लोगों का है वो यहाँ पर बढ़ेगा, तो इससे आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, तो इससे कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज को रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन जरूर मिलेगा। So we have discussed these articles all and hope you have understand it. Thank you friends, thank you very much.